Hi everyone, so we're going to start with a new poem, Keeping Quiet, and just as usual, we're going to see what questions can be framed from the introduction. About the poet का name is Pablo Neruda, but यहाँ पे एक twist है. We need to read आगे. ये जो name है Pablo Neruda, that is the pen name of Neftali Ricardo Reis Basovalto. ओके तो ये इतना बड़ा नाम क्या है दिस इज एक्चुअली ये जो निफ्ताली रिकार्डो रेइस बासोवाल्तो नेम है दैट इज एक्चुअली द रियल नेम ऑफ द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट एंड पेन नेम मीन्स कि तुम अपने रियल नेम को हटा के एक निक नेम यूज करते हो सो वाइल्ड राइटिंग पोएम्स दिस पर्सन हु इज निफ्ताली रिकार्डो रेइस बासोवाल्तो वो अपने आप को पैब्लो नेरेडो के नाम से जाना जाता है okay so if they ask you what is the pen name you're going to write this if they're going to ask you what is the real name of the poet, you're going to write this. Now, since he was born in Chile, right? Since he was born in Chile, वहाँ पे जो language speak करते हैं उसे हम Spanish कहते हैं. So if you're gonna be asked कि what is the original language of the poem, it's going to be Spanish. ठीक है? English लिख के मत आ जाना. Okay. So they can also ask you Nobel Prize कब win किया था for literature in the year 1971. Now, what is the theme of the poem? इसमें in this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. ये याद कर लो, ये बहुत important है. Right? Basically, quiet introspection क्या होता है? Just like we make a to-do list. राइट कि सुबह उठे जोश आया एंड वी जस्ट गोना मेक अ टू डू लिस्ट कि ये कंप्लीट करना है ये चैप्टर्स आज खत्म करने हैं तो एट द एंड ऑफ द डे तुम उसको एनालाइज करते हो राइट कि तुमने क्या एक्चुअली कंप्लीट किया क्या बैकलॉग बन चुका है तुम्हारा so this is basically in terms of when you're studying but जब तुम ये अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हो जब तुम एट द एंड ऑफ द डे सोचते हो कि ये चीज़ें मैंने गलत की मे बी आई कुड हैव डन दिस इन अ बेटर वे मे बी इससे मैंने गलत वे से बात की एंड मे बी आई शुड अपोलोजाइज नेक्स्ट डे दिस इज बेसिकली क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन जब तुम क्वाइटली अपने थॉट्स को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो okay so and the necessity of creating a feeling of mutual understanding among human beings because if we don't have trust then nothing is going to work out in the end so this is the theme of the poem तो आगे बढ़ते हैं with the main thing okay so we will count to 12 and we will all keep still तो पोएम स्टार्ट ही उसने ऐसे की है कि हम 12 सेकेंड्स तक काउंट करते हैं एंड हम एकदम शांत बैठने वाले हैं नाउ व्हाई हैज ही स्पेसिफिकली यूज द नंबर 12 why not 13 why not 1 second only why not 1 minute that is because of बहुत मीनिंग्स इससे इन्फर किए जाते हैं ठीक है द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ इससे is basically हमारे calendar में भी we have 12 months in a year you can write this also you might get an option saying कि हमारे 24 hours in a day होते हैं right we have 24 hours in a day and उसमें से सबसे productive activities जब हम perform करते हैं वो होते हैं हमारे first 12 hours में that is also one meaning now एक और meaning which I really like जो मैंने हमेशा सोचा था of using is कि हमारे clock में जो हमारा क्लॉक होता है उसमें जब 12 बजते हैं तो हमारे सारे जो हैंड्स होते हैं ठीक है दे यूनाइट राइट हमारे जो आवर हैंड एंड मिनट हैंड होते हैं दे ऑल यूनाइट एट 12 AM और 12 PM वट एवर द टाइम इज तो 12 पे स्ट्रक करते हैं एक साथ ठीक है स्ट्राइक करते हैं सो दैट बेसिकली मीन्स दैट एवरीबडी इज यूनाइटिंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम सो दैट इज 3 मीनिंग्स विच यू कैन इन्फर फ्रॉम दिस ठीक है नाउ वी ऑल आर गोइंग टू कीप स्टिल स्टिल रहने से क्या होगा अगेन स्टिल रहने से वी आर गोइंग टू क्रिएट a feeling of mutual understanding among human beings ठीक है we are going to quietly introspect our actions what are the poetic devices in this now तुम देख रहे हो यहाँ पे WW जब दो वर्ड्स के साथ सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा होता है जिसमें इस केस में W है तो बी से सैलिट्रेशन राइट नाउ इसमें वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है पोएटिक डिवाइस के टर्म्स में कि वो पहले बोल रहा है कि लेट अस काउंट ठीक है पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज काउंटिंग एंड उसके नेक्स्ट मोमेंट पे ही वो बोल रहा है कि नाउ वी शुड कीप स्टिल सो दिस इज एक्चुअली कॉन्फ्लिक्टिंग पहले वो बोल रहा है काउंट करो फिर वो बोल रहा है अब स्टिल बैठते हैं सो बेसिकली इसको इस पोएटिक डिवाइस को जिसमें हम पहले कुछ और बोलते हैं बाद में कुछ और हो जाता है लेट इज यू हैव अपोजिंग आइडियाज तो इसको हम बोलते हैं एंटीथेसिस ठीक है दिस इज गोइंग टू बी अ पोएटिक डिवाइस दिस इज द थिंग आगे बढ़ते हैं For once on the face of the earth, let's not speak in any language.
let's stop for 1 second and not move our arms so much. Okay, so अब हम बोल रहे हैं for once, कम से कम यार एक बार तो करते हैं कि on the face of the earth. इसका क्या मीनिंग है? face of the earth के बारे में जब हम बोल रहे हैं, we are referring to the whole humanity. Okay, we are referring to everyone who is living in जो भी country in the world of the earth. So face of the earth, तो we are talking about everyone, every person who is living on earth. ठीक है, तो अब इसमें तुम एक poetic device भी देखोगे कि earth का face नहीं होता है, right? We have face. तो basically यहाँ पे you're using personification, right? So let's not speak in any language. Let's stop for 1 second. वो क्या बोल रहे हैं 1 second में नहीं करना है, हमको किसी लैंग्वेज में स्पीक नहीं करना है. क्यों? अगर हम बात करेंगे लैंग्वेज, इसमें बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो रही है. जेस्चर से भी वी डोंट हैव टू टॉक. ओके, तो लैंग्वेज अगर कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे तो वी विल बी अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स. हम कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करेंगे बिकॉज लैंग्वेजेस जो कम्युनिटी है, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, उनमें बहुत डिफरेंसेस आती हैं. तो उसको अवॉइड करने के लिए, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए वी आर नॉट गोइंग टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लेट अस स्टॉप फॉर 1 second एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. आर्म्स यहाँ पे पोएटिक डिवाइस दैट हैज बीन यूज्ड इन आर्म्स, दैट इज एक्चुअली पन. ठीक है, पन इज व्हेन यू यूज वन वर्ड एंड उसी वर्ड से तुम या फ्रेज से दो मीनिंग्स इन्फर कर लेते हो. इसमें क्या वो दो मीनिंग्स है? आर्म्स जो हमारे अपर लिम्स होते हैं, एंड इस कॉन्टेक्स्ट में आर्म्स को हम एम्यूनेशन, ठीक है, जो हमारे गन्स एंड ऑल होता है, एम्यूनेशन से भी रिफर कर रहे हैं. ठीक है, आर्म्स, ठीक है, नॉट मूविंग आवर आर्म्स मतलब वी आर नॉट इन अ मैड रश एंड वायलेंस होगा तुम्हारे एम्यूनेशन से. तो नॉट मूव आवर आर्म्स. 1 second के लिए क्या स्टॉप करने बोला है? आर आर्म्स, दैट इज वायलेंस थ्रू एमिनेशन and guns and all, and getting involved in the mad rush of society, जो पेस से हम चल रहे हैं, हेक्टिक पेस से, उससे भी अवॉइड होना. and to not speak in any language so that we can avoid linguistic communities के जो differences हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं. conflicts and misunderstandings को भी हम अवॉइड कर सकते हैं. So it would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. अब ये exotic moment किसकी बात हो रही है? कौन सा exotic moment? When there is no rush, without engines. यहाँ पे जो rush है, हम अपने daily hectic pace of life की ही बात कर रहे हैं, where we are in a mad rush in an industrialized world. Engines का meaning है जो machinery हम आजकल use करते हैं, जिस industrial world में आज हम रह रहे हैं. Okay, exotic means unusual. ठीक है, it is foreign to you. Now why would this be an exotic moment? क्या एक exotic moment होने वाला है जब हम सब एक ऐसी world में रहेंगे where we are counting for 12 seconds, we are keeping quiet, we are self introspecting our actions. तो this is going to be an exotic moment because it is unusual to us. ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो हम हर दिन नहीं देखते हैं. We would all be together in a sudden strangeness. अब ये जो मोमेंट है ऑफ साइलेंस, ये बहुत स्ट्रेंज है बिकॉज इट इज अनयूजुअल. बिकॉज इन सच अ सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं, जहाँ पे एक बहुत हेक्टिक पेस से हम वर्क करते हैं, बहुत मैड रश है, एक रैट रेस बनी हुई है, ठीक है, एंड ट्राइंग टू प्रूव अदर्स कि हम ज्यादा बेटर हैं, एंड गेटिंग इन्वॉल्व इन ऑल दोज अनहेल्दी कॉम्पिटिशन. अब इसको जब हम अवॉइड कर लेते हैं अब अपनी इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड में, तो ये एक स्ट्रेंज मोमेंट होता है, एक एक्सोटिक मोमेंट होता है बिकॉज इट इज अनयूजुअल. ओके, नाउ लेट अस लुक एट द पोएटिक डिवाइसेस. ओके, सो यहाँ पे अगेन वी आर सीइंग सडन स्ट्रेंजनेस. इसमें एस एंड एस है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ एलिट्रेशन जब टू वर्ड्स में सेम लेटर से स्टार्ट होता है. नेक्स्ट पैरा इज फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Now यहाँ पे जो fisherman है, who is this fisherman we are talking about? जब एक वर्ड से तुम किसी और चीज को रेफर करते हो विदाउट यूजिंग एज और लाइक, जब तुमने ये दो वर्ड्स नहीं यूज किए हैं और तुम किसी चीज को सिंबलाइज कर रहे हो किसी और चीज से, जस्ट लाइक इन दिस केस हम फिशरमैन की बात कर रहे हैं ह्यूमन से, राइट? फिशरमैन रिप्रेजेंट्स ह्यूमंस, तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, तो हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये मेटाफर है यहाँ पे बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एज और लाइक. अगर हम एज और लाइक यूज करते हैं तो उसको सिमिली बोलते हैं. इन द कोल्ड सी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जो हम कोल्ड सी की बात कर रहे हैं, इसमें सी कोल्ड नहीं है. हम वी आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है, मतलब बेसिकली वो क्या कह रहा है कि हम कोल्ड ब्लड में रूथलेसली
वी हार्म वेल्स, वेल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है अपने नेचर को, तो यहाँ पे भी मेटाफर है बिकॉज वेल्स इज रेफरिंग टू नेचर विदाउट यूजिंग एज और लाइक यूज होता तो सिमिली हो जाता, राइट तो यहाँ पे एक important चीज है जो poetic device which has been used here. This is actually known as, let me write it here for you. It's actually known as cold C में जो poetic device use हो रहा है, that is transferred epithet. समझ लो, ठीक है. Transferred epithet means जब तुम्हारे पास, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ ढंग से, यहाँ पे तुम्हारे पास एक नाउन है सी, राइट यहाँ पे तुम एक एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, मीन्स तुम एक नाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहे हो, बट दैट इज एक्चुअली नॉट टू डिस्क्राइब द नाउन. वो किसकी बात कर रहा है? ह्यूमंस की. that humans are so cold blooded, you are very insensitive towards nature, they don't care about others, they are just motivated by selfish greeds, राइट सो वी आर हार्मिंग वेल्स. वेल्स यहाँ पे नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है मेटाफर यूज करके. सो वी आर हार्मिंग वेल्स, वी आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वी आर वेरी इनसेंसिटिव एंड वी आर बहुत पेन देते हैं, एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जाता है इन आवर सोसाइटी. सो जो मैन गैदरिंग सॉल्ट, ये एक नॉर्मल ह्यूमन को रेफर किया है कि जो मैन गैदरिंग सॉल्ट है, he would look at his hurt hands, he has now injured his hands, राइट बिकॉज सॉल्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वी आर एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेस रूथलेसली, ठीक है, वी आर अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए हम एक्सट्रैक्ट करे जा रहे हैं रिसोर्सेज, और वो रिसोर्स सॉल्ट के फॉर्म में बोला है. सो वी आर ही हैज हर्ट हिज ओन हैंड्स, ठीक है, उसने अपने हैंड्स को इंजर कर लिया है, बिकॉज तुम जब ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो तुमको लग तो रहा है कि यू आर गेनिंग, बट यू आर एक्चुअली नॉट, यू आर हार्मिंग योर सेल्फ, ठीक है. दीज आर सेल्फ करोसिव एक्शंस बिकॉज इनडायरेक्टली यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर. सो इसका मीनिंग ये था यहाँ पे. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैरा. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Right? तो यहाँ पे बोल रहे हैं दोस्त कौन है? Those basically they are power hungry people. ठीक है, जिनको पावर चाहिए, दे आर वॉर मॉन्गर्स, ठीक है, जो वॉर को बिलीव करते हैं, दे आर नॉट पैसिफिस्ट, ठीक है. सो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स मतलब ग्रीन से समझ जाओ वॉर्स विद नेचर, एनवायरमेंट, ठीक है, जिससे हम इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ला रहे हैं. वॉर्स विद गैस, द पॉइजनस गैसेस, वॉर्स विद फायर न्यूक्लियर वॉर्स से रेफर कर रहे हैं, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू हैव विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. दिस थ्रोज लाइट ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर. मतलब यूजफुल कितना है वॉर. तुम्हारे पास वॉर के बाद तुम जीत भी जाओगे तो तुम्हारे पास सर्वाइवर्स ही नहीं बचेंगे जो सेलिब्रेट कर पाएंगे इस विक्ट्री को, राइट. सो ये दिखा रहा है कि हाउ यू मतलब यूजफुल नहीं है वॉर, इट इज गोइंग टू हार्म यू, यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, राइट. सो would put on clean clothes. कौन put करेंगे clean clothes? The power hungry people, the warmongers, the politicians, ठीक है. So they would put on clean clothes. इसका meaning क्या है? When you putting on clean clothes, इसका meaning है, metaphor है ये, ठीक है, ये यहाँ पे भी हम metaphor use कर रहे हैं. meaning क्या है? Because हम बोल रहे हैं clean का मतलब है कि तुम there is a change of attitude from war to that of peace, ठीक है. तुम यहाँ पे दिखा रहे हो कि यू आर वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स इंस्टेड ऑफ ब्लड स्टेंच क्लोथ्स. दैट मीन्स यू आर चेंजिंग योर एटीट्यूड, यू आर फॉस्टरिंग यूनिवर्सल पीस एंड तुम ट्रैंक्विलिटी अपने लाइफ में पाना चाहते हो. ट्रैंक्विलिटी बेसिकली मीन्स पीस एंड ऑल. So you would put on clean clothes, you will walk about with your brothers. Brothers यहाँ पे यही दिखा रहा है. Brothers refer to, या metaphor बोल सकते हो, brothers refer to everyone, जो whole humanity, ठीक है. brothers इसलिए बोला है to have some feelings of brotherhood, ठीक है. in the shade doing nothing. shade भी यहाँ पे metaphor है, it is referring to peace, ठीक है, it is referring to यूनिवर्सल ब्रदरहुड, फॉस्टरिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड, डूइंग नथिंग. नथिंग का मीनिंग है यहाँ पे तुम एकदम क्वाइट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में इंडल्ज हो चुके हो, राइट. दिस इज वाज द मीनिंग यहाँ पे. आई होप यू अंडरस्टूड, राइट. नेक्स्ट पे चलते हैं. वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी. लाइक यहाँ पे उसने नथिंग मेंशन किया ना, नथिंग बोल सकते हैं कि भाई दिस इज इनएक्टिविटी, तो ये यही बोल रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल, यू शुड नॉट कंफ्यूज इट विद टोटल इनएक्टिविटी, राइट. लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट.
I want no truck with death. अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि टोटल इनएक्टिविटी से क्यों ना कंफ्यूज करे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू द पोएट, total inactivity is equivalent to death. You are not involved in any productive activity. What he wants to promote is basically productive stillness, right? वो productive stillness को promote करना चाहता है कि you should have indulge in this, keep quiet and indulge in productive stillness, जिससे तुम अपनी actions को introspect कर सकते हो, right? So life is what it is about. What is life about? About peace, having peace of mind, having universal brotherhood की feelings among everyone, having feelings of mutual understanding, जैसे हमने अपने introduction में देखा था. I want no truck with death. Truck का meaning है involvement. I want no involvement with death. I want no violence, right? So if we were not so single minded about keeping our lives moving, अगर हम इतने single minded नहीं होते, if we were not guided by selfish motives, ठीक है, and about keeping our lives moving, अगर हम खुद के बजाय दूसरों के बारे में भी सोचते and for once do nothing, इसमें nothing का मतलब total inactivity नहीं है, इसमें nothing का मतलब है to be still. Perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. यही बोल रहे हैं कि if we indulge in, if we have a huge silence, right, if we have productive stillness, so this might interrupt the sadness. कौन सी sadness? That we don't even understand ourselves. मतलब पोएट कह रहा है कि we should have create mutual feelings of understanding among everyone, but we are not even able to understand ourselves, our actions. So this is the sadness he is talking about. So basically all we need is a huge silence to break this sadness of never understanding ourselves, and we threaten ourselves with death, right? So perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now basically वो कह रहा है that we should learn something from our mother earth, right? Earth क्या सिखाता है that वो earth is like it seems dormant, earth seems dead on the surface, dormant on the surface, but actually internally तो वो preserve कर रहा है life seeds को, right? Seeds of life को preserve कर रहा है. Seeds कौन? हम, the plants, the nature, right? So it appears death, it seems to be dead, but later proves to be alive. How alive? Because वो internally तो nurture कर रहा है ना, it is preserving the seeds of life. It has some a life process going on inside of it. तो वो surface पे dead दिखता है, but it is actually alive. So हमको ऐसे ही principles अपने life में रखने चाहिए. Okay, so we should learn from the earth that we should keep still, अपने actions को सुधार के we should do that and execute our actions in real life, which involve having peace of mind and not promoting violence. यहाँ पे जो poetic device which we are using here, यहाँ पे कि पहले the poet is saying that first यहाँ पे we seem to be dead, but बाद में हम alive हो रहे हैं. So this is the irony. ठीक है, आयरनी, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट चीजें हो रही है. एंड आयरनी ये भी है कि इवन व्हेन वी सी ऑल ऑफ दिस हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, वी आर नॉट इवन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द मदर अर्थ. ठीक है, मदर अर्थ इज देयर टू हेल्प अस लर्न एवरीथिंग, बट वी आर नॉट रेडी टू लर्न. एंड ऑल्सो यहाँ पे बोला गया है पहले वो डेड है एंड लेटर इट प्रूव्स टू बी अलाइव. सो दिस इज द आयरनी. नाउ आई काउंट अप टू 12 एंड यू कैन कीप क्वाइट एंड आई विल गो, राइट? So in the end also वो यही कहता है. So now I hope you've got my message and now you may keep quiet, count up to 12 and then I will go. Okay, so इसमें भी यही था, meaning कि have no truck with, to refuse or associate, to deal with, right? To refuse to tolerate something. Now one more question that पहले नहीं बताया मैंने तुम लोगों को. Okay, let me just tell you. यहाँ पे उसने let's बहुत यूज किया है. Now let's बहुत ही informal language है कि let's go to play, let's do something, let's enjoy. So यहाँ पे इसने let's word use किया है. तो it's really informal actually. But इसने क्यों ऐसा use किया है? Because he thinks कि he is reading out to us, to the readers जो हम read कर रहे हैं. ठीक है, so he is trying to initiate a conversation with us, जिससे वो अपने thoughts put across कर सकता है. कौन सा thoughts? कि there is a need, there is a necessity. There is a necessity to understand the importance of quiet introspection and the need to create a feeling of mutual understanding among human beings. Okay,
Now let us go to the NCERT questions. First question क्या है? What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? अगेन 12 का मीनिंग समझा चुकी थी। उसी टाइम पे क्लॉक्स की जो हैंड्स होती हैं दे यूनाइट सजेस्टिंग एमिटी। ऑल्सो फर्स्ट 12 आवर्स ही हमारे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं एंड वी हैव 12 मंथ्स इन अ ईयर। सो व्हाट विल इट हेल्प अस अचीव? अगेन द सेम थिंग जो इंट्रोडक्शन में था, हेल्प अस टू क्रिएट म्यूचुअल फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वी विल अंडरस्टैंड आवर सेल्स बेटर टू foster peace in our society, universal brotherhood की feelings and indulge in quiet self introspection so that हम nature के लिए भी कुछ काम करें instead of being very self guided with self interest and selfish greeds. So do you think the poet advocates total inactivity and death? The answer is no. The poet advocates productive stillness. Right? Poet क्या कहता है कि हमको productive stillness चाहिए. We don't want inactivity. We want something productive. और वो productive चीज क्या है? To be still, to be indulge in quiet self-introspection, because inactivity is equivalent to death. Right? Because you're not having any activity. So basically वो क्या कहना चाहता है? Stillness is progress. ठीक है? Being silent is productive, but you should have stillness as well, where you can introspect your thoughts, because that is what is going to lead to progress. What is the sadness that the poet refers to in the poem? The sadness that the poet is referring to is basically कि हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, that we ourselves don't understand अपने nature को. यहाँ पे था right, that the sadness of never understanding ourselves and we threaten ourselves with death. This is the sadness that the poet is talking about. The inability to understand ourselves. Now, what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? The living symbol that the poet is talking about from nature is earth, right? Because it teaches us the difference between inactivity and stillness. ठीक है, life under apparent stillness, why? Because it appears to be dormant on the surface, but actually में internally वो अपने आप में life seeds को preserve कर रहा है. So that's it.